बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को CS 301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम और साथ इसका जो CS 301P यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दोनों की आज फाइनल टाइम जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से करवाऊंगा कि इंशाल्लाह अगर आप हमारी ये वीडियो 10 साल के बाद भी ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं CS 301 के उनको वॉच नहीं किया हुआ तो काइंडली उनको CS 301 वाले हमारे जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से वॉच कर ली। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप हमारे इंशाल्लाह सिर्फ शॉर्ट लेक्चर देख लेंगे तो आप CS 301 ना सिर्फ CS 301 बल्कि CS 301 जो P है दोनों का 100% पेपर जो है वो सॉल्व करके आ सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो की कंप्लीट जो प्ले लिस्ट है उसका जो लिंक है वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इसके अलावा इस वीडियो के जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे जब हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दोस्तों आप शॉर्ट लेक्चर्स वाले ऑप्शन पे जब जाते हो तो यहाँ पे दोस्तों जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मिल रहा है CS 301 शॉर्ट लेक्चर्स प्ले लिस्ट। यहाँ पे क्लिक किया पे जाकर आप हमारी CS 301 की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलें जब आप कंप्लीट प्ले लिस्ट वॉच कर लेंगे उसके बाद आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले CS 301 की प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर देन मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट पे CS 301 जो प्रैक्टिकल है P है उसकी भी प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपके पास इस वक्त CS 301 या फिर CS 301P दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ये जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है ये दोस्तों हेल्पफुल रहेगी आपके लिए क्योंकि इसमें मैंने स्टार्टिंग के ऊपर सिर्फ CS 301 नहीं बल्कि CS 301P के अंदर जो MCQs होंगे वो भी आपके लिए यहाँ से काफ़ी जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि MCQs किस टाइप के आ सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों चैप्टर नंबर अगर 19 की बात करें तो इस चैप्टर नंबर 19 के अंदर आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो है जी बाइनरी सर्च ट्री किस तरह से ड्रा करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। यानी आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसका जो है बाइनरी सर्च ट्री जो है यानी BST जो है वो बना के दिखाओ हमें। तो आपने वो बाइनरी ट्री किस तरह से बनाना है वो आपने अच्छे से जो है वो ये वाला मतलब लेक्चर 19 में सिर्फ यही टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे हर लेक्चर के स्टार्ट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जो कि आपके लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो शॉर्ट और MCQs हैं वो मैं आपको साथ साथ अभी लेक्चर के अंदर जो है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो और ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों लेक्चर 19 का इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी और अब कहा जाएगा कि इसका आपने क्या ड्रा करना है, आपने इसका ट्री बना के दिखाओ हमें BST बाइनरी सर्च ट्री। तो आपने वो बना देना है। तो ये इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ कि ये इस तरह से आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी BST के अंदर और आपने इस तरह से इसका एक ट्री बिल्ड करना होगा और ट्री बिल्ड करने के लिए आप MS वर्ड का इस्तेमाल करोगे वहाँ पे। ठीक है, MS वर्ड के ऊपर आप जाओगे। MS वर्ड पे आप शेप कैसे ड्रा करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं राइट क्लिक अगर दोस्तों करूँ तो यहाँ पे न्यू पे जाकर मैं यहाँ पे MS वर्ड की फाइल आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। अब इस MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने शेप कोई भी शेप ड्रा अगर करनी हो तो कैसे ड्रा करते हैं उसके लिए यहाँ पे ऊपर एक इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पे जाएं। उसके बाद यहाँ पे एक शेप्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे देखा आपको सारी शेप्स मिल रही हैं। आप जो है इजीली यहाँ पे शेप जो है जो भी ऐसे जिस भी शेप के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे देखो आप उसको ऐसे जो है पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से एडजस्ट उसको कर सकते हो। जब दोस्तों शेप कंप्लीट हो जाए, शेप कंप्लीट बन जाए, उसके बाद उसको अपने वो जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कैसे बिल्ड करते हैं, मतलब उसके ऊपर कैसे लगाते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपके एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर ना एक इंसर्ट का ऑप्शन होता है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई। तो आपने अपनी पिक्चर पहले ये सेव करनी है अपने सिस्टम के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो MS वर्ड से अपनी पिक्चर का स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर ना विंडो के अंदर आप विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करेंगे ना स्निपिंग टूल, क्या लिखेंगे स्निपिंग टूल, तो आपके सामने इस तरह का स्निपिंग टूल आ जाएगा। आपने इस तरह स्निपिंग टूल के साथ ऐसे इसका ले लेना स्क्रीनशॉट अपनी इमेज पिक्चर का। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, जब आप दोस्तों इसको सेव कर लेंगे तो जिस लोकेशन पे सेव किया होगा फिर देन उस लोकेशन से आप उस इमेज को जो है वो अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर में जो है वो इम्बेड कर लेंगे। ठीक हो गई। तो इस तरह दोस्तों MS वर्ड में जो है वो शेप ड्रा करते हैं। यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलें अब चलते हैं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। वापस चलते हैं। अच्छा ये आपने इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था इस चैप्टर का। नेक्स्ट
तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी प्रिपरेशन जो हो जाएगी। अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर पहले से देखे हुए हैं तो इंशाल्लाह आप बस फिर ये वीडियो देखने के बाद आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी CS301 की भी और CS301P की भी। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट AVL ट्री की डेफिनेशन आप करनी है। AVL ट्री हैज़ बीन, ये जो हाईलाइट किया हुआ ना मैंने थ्योरी, ये आपके MCQs और शॉर्ट दोनों के लिए ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो AVL ट्री हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर 2 पर्सन, एडेंसन, वेल्स्की एंड लैंडिस, के मतलब AVL जो ट्री है उसको दो आपके जो पर्सन थे, जो दो साइंटिस्ट थे, एडेल्सन वेल्स्की पहले का नाम था, दूसरे का नाम था लैंडिस, दोनों ने जो है वो इस AVL ट्री को बनाया था। तो ये MCQs के लिए ऐसे मोड है। उसके बाद ये, अब मैं आपको ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर्स में करवाई हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताना कि ये कर दें MCQs के लिए ऐसे मोड है। सो ये जो लाइन हाईलाइट की हुई है MCQs के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद ये भी MCQs के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट हम शॉर्ट के लिए हाथ में भी साथ पूछ सकते हैं। उसके बाद AVL ट्री क्या कैसे का होता है, उसमें किस तरह पता चलता है कि ये कि AVL ट्री है या नहीं, तो इसकी आपको पहचान होनी चाहिए। सर आपको एक ट्री दे सकते हैं छोटा सा, पेपर में आपको पूछ सकते हैं कि क्या दिस इज़ अ AVL ट्री और नॉट, तो आपने वहाँ पे बताना होगा येस और नो के अंदर। तो ये एक AVL ट्री है और उसके बाद इस तरह ये एक नॉट AVL ट्री, ये एक AVL ट्री नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको पहचान होनी चाहिए इनके दरमियान, और ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये आपने हाइट की डेफिनेशन करनी है, इसको आपने अच्छे से करना है। हाइट की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद AVL ट्री के अंदर बैलेंस किस तरह से किया, मतलब बैलेंस ऑफ अ नोड की डेफिनेशन है, ये बैलेंस ऑफ अ नोड उसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है जी। उसके बाद AVL ट्री के अंदर आपको ट्री को किस तरह से हम बैलेंस करते हैं, या कैसे पता चलता है कि हमारा ट्री जो है बैलेंस है। अगर दोस्तों आपके नोड का जो आंसर है वो 1, 0 या -1 है तो ट्री बैलेंस है। तो ये आपके MCQ में पूछ सकता है वो कि कैसे पता चलता है ट्री बैलेंस है। तो ये आपने जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ लेना MCQ और शॉर्ट के लिहाज से। लेक्चर नंबर 20 के अंदर दोस्तों अगर हम आए तो यहाँ पे AVL ट्री कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा इंसर्शन इन AVL ट्री, मतलब AVL ट्री क्या है और AVL ट्री कैसे ड्रा करते हैं। मतलब अगर आपको वैल्यूज़ दी जाएँ और आपको कहा जाए कि इसको AVL ट्री में जो है ड्रा करके दो, 1 बाय 1 वैल्यू बाइनरी ट्री में रखो और फिर उसके बाद उसको AVL में कन्वर्ट करो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है AVL ट्री वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से करना है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी और कहा जाएगा इसका AVL ट्री जो है वो बिल्ड करो, करके दिखाओ स्टेप बाय स्टेप, तो आपने वो करना है। उसके बाद ये आपने थ्योरी पढ़ देनी है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, AVL ट्री से रिलेटेड है। MCQs आपके इसमें से आने के चांस होंगे इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1-2 इंशाल्लाह। उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि AVL ट्री को हम जो है वो बैलेंस ट्री भी कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो ये देखें हाइट की डेफिनेशन आ गई है, ये आपने हाइट की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 21 स्टार्ट हो गया। लेक्चर 21 के अंदर दोस्तों आपने केसेस ऑफ रोटेशन करनी है। मतलब AVL के अंदर जो मैंने आपको 4 रोटेशन करवाई थी ना, सिंगल रोटेशन के अंदर 2 मैंने आपको रोटेशन करवाई थी, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन। उसके बाद डबल रोटेशन के अंदर हमारे पास 2 रोटेशन है, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। इसको हम लेफ्ट राइट डबल रोटेशन भी कहते हैं और इसको राइट लेफ्ट डबल रोटेशन भी कहते हैं। तो ये आपने चारों जो रोटेशन के केसेस हैं, ये चारों केसेस जो है विद प्रैक्टिकल आपने जो है मैंने समझाया हूँ मैं शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर, आपने वहाँ से जो है इनको अच्छे से कर लेना है। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 21 का, ये इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, रोटेशन के चारों केसेस। सो उसके बाद इसमें MCQ शॉर्ट के लिए ऐसे देख लेते हैं, कोई चीज़ हाईलाइट है तो उसको बता देता हूँ आपको। नहीं, उस दूसरे लेक्चर में 21 में सिर्फ आपके पास वही रोटेशन ऑफ केसेस आपने करनी है अच्छे से, बस वही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर भी दोस्तों आपके पास वही सेम कंसेप्ट है। मतलब लेक्चर नंबर 21 और 22 दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज है और वो है रोटेशन ऑफ केसेस ऑफ रोटेशन, सॉरी, के रोटेशन AVL ट्री के अंदर जो रोटेशन हैं 4, उनके कौन कौन से केसेस होते हैं, तो वो आपने 4 जो केसेस कर ली है, तो आपका लेक्चर 21 एंड 22 दोनों 100% तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको देखें हर लेक्चर के स्टार्ट भी बता रहा हूँ कि इस लेक्चर के अंदर कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगी, अब आपकी जो टेंशन है सारी वो दूर हो जाएंगी कि आप बड़ा जो है वो मैसेजेस करते थे कि सर बता दें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। तो अब मैं आपको साथ देखें सारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट MCQs भी हाईलाइट करके दे दिए हैं आपको, और साथ साथ हर चैप्टर के शुरू पर मैंने इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन थे सारे के सारे उनको भी हाईलाइट कर दिया, आपको बता दिया। और ये आपको हैंड आउट जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेक्चर ख़त्म।
लेक्चर 21 एंड 22 के अंदर कोई एमसीक्यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनाब वो आपके पास जो है वो केसेस रोटेशन के डिफरेंट केसेस हैं। उसके बाद दोस्तों अगर लेक्चर 23 की बात करें तो लेक्चर नंबर 23 के अंदर आपका सिर्फ एक ही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और वो है जी केसेस ऑफ डिलीशन इन एवीएल ट्री के। एवीएल ट्री के अंदर अगर कोई भी नोड हम डिलीट करें तो उसके कौन कौन से पॉसिबल केसेस होते हैं। दोस्तों उसके 3 केसेस मैंने आपको करवाए थे, डिलीट अ नोड विद 0 चाइल्ड, डिलीट अ नोड विद 1 चाइल्ड और डिलीट अ नोड विद 2 चिल्ड्रन। तो ये जो लैंग्वेज है ना एवीएल ट्री में से नोड को डिलीट करने वाला, ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। लेक्चर 23 आपका आपके लेक्चर 23 के अंदर बस ये इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें एमसीक्यूज अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो हम देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो हाईलाइट किया होगा मैंने। नहीं, लेक्चर 24 पे आ गए। लेक्चर 24 के अंदर दोस्तों आपके पास वही जो सेम कंसेप्ट था डिलीशन वाला, इसमें कोई भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर 24 के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज देख लेते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो उसको पढ़ लेते हैं। यस, लेक्चर 24 के अंदर दोस्तों ये अदर यूजेस ऑफ बाइंड्रीज, तो इसको आपने पढ़ लेना। ये जो मैंने हाईलाइट किया इतना टॉपिक, इसको आपने पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही हाईलाइट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है जी अगर आपने दोस्तों बाइनरी ट्री के अंदर अगर सर्च टाइम कितना होता है, लॉग विद बेस टू n लेवल्स, ठीक है। मतलब अगर आप बाइनरी ट्री के अंदर सर्च टाइम कैलकुलेट करो तो वो कितना होता है, लॉग विद बेस टू n। और अगर आप एवीएल ट्री के अंदर सर्च, ये देखो मैंने साथ हेडिंग भी दे दी हुई है कि एवीएल ट्री के अंदर सर्च टाइम कितना होता है, 1.44 लॉग विद बेस टू n लेवल्स। तो ये आपको 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, मैंने हाईलाइट करके बता दी हैं आपको। उसके बाद एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है, इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट आएगा आगे जाके लेक्चर 25 के अंदर, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन करनी थी एक्सप्रेशन ट्री की। लेक्चर 25 के अंदर दोस्तों आपको एक्सप्रेशन ट्री जो है बनाना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो इसको आपने अच्छे से करना है, एक्सप्रेशन ट्री कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको एक्सप्रेशन ट्री में बिल्ड करो, तो आपने उसको अच्छे से करना है। ये एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है लेक्चर 25 का, और मैंने इसको करवाया भी हुआ है अपने लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आपने ये वाला टॉपिक जो है एक्सप्रेशन ट्री कैसे बिल्ड करते हैं ये आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी हमारे पास हफमैन एनकोडिंग। हफमैन एनकोडिंग का ये पूरा पैराग्राफ आपने रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें काफ़ी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हफमैन एनकोडिंग को टेक्निक को अप्लाई करने के बाद हमारा कितने % डाटा जो है कंप्रेस होता है, तकरीबन 70%, मतलब 70% हमारा जो डाटा जो है वो कंप्रेस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। उसके बाद ये जितने भी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए आज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी जो पैराग्राफ है हफमैन एनकोडिंग का, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको सारी वो किस साइंटिस्ट ने इसको बनाया, कब बनाया, उसका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से था, वो सारा यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने अच्छे से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में दोस्तों हफमैन एनकोडिंग का जो वर्किंग एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि ये वर्क कैसे करता है, इन तमाम पॉइंट्स को आपने अच्छे से कर लेना है। इससे आपको वर्किंग स्टाइल समझ आएगा हफमैन एनकोडिंग का, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 26 की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों आपका एक ही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और वो है हफमैन एनकोडिंग टेक्निक। कि हफमैन एनकोडिंग टेक्निक को दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको हफमैन एनकोडिंग टेक्निक के थ्रू सॉल्व करो। तो ये पूरा प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट जो है लैंग्वेज है और इसको आपने अच्छे से कर लेना है। चलें, उसके बाद ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को, ये बेसिकली वही पॉइंट्स हैं जो आपके हफमैन एनकोडिंग टेक्निक के वर्किंग स्टाइल को भी नोट करें। तो आपने इसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लेना है इन पॉइंट्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइंड्री। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो लाइन है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्री के अंदर टोटल इंटरनल नोड्स होती हैं वो n होती हैं, जो आपके ट्री के अंदर एक्सटर्नल नोड्स होती हैं वो n+1 होती हैं। इसी के साथ 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और भी हैं कि इंटरनल नोड दोस्तों वो होती है जिसमें कुछ ना कुछ डाटा होता है। ये देखें लिखा हुआ है इंटरनल नोड, डाटा मीन कुछ ना कुछ डाटा। और एक्सटर्नल नोड दोस्तों वो होती हैं जिसमें कोई भी डाटा, नो डाटा, मतलब जिसमें कोई भी डाटा नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर इस चैप्टर में आए तो इस चैप्टर में दोस्तों कोई भी आपका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखें दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है जी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, आपके ट्री के अंदर कहता है अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं तो उसमें टोटल जो नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2n लिंक्स होते हैं टोटल, ठीक है। और उसमें से n-1 आपके इंटरनल नोड्स लिंक्स होते हैं और n+1 लिंक्स जो है वो एक्सटर्नल नोड्स के होते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप कहता है इसमें वो कह रहा है कि अगर आपके एक ट्री के अंदर
n इंटरनल नोड्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ जो लिंक्स हैं वो 2n होंगे, ठीक है। जबकि उसके जो इंटरनल नोड्स के लिंक्स हैं वो n-1 होंगे और एक्सटर्नल नोड्स के जो लिंक्स हैं वो n+1 होंगे, ठीक है। जो देखें इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें सारी बता रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं आपकी बाइनरी की, तो इनको आपने अच्छे से जो है वो पढ़ना है, स्टडी खुद करना है। चीज़ें मैंने हाईलाइट करके आपको दे दी हैं। थ्रेडेड बाइनरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट जो हैं इसके आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं तो आपको थ्रेड बाइनरी की समझ आ जाएगी। ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके MCQs और शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बस ये पढ़ लेना। उसके बाद ये 2 पॉइंट हैं, इसको ये पॉइंट है इसको पढ़ लेना, ये पॉइंट हैं 2 इनको पढ़ लेना, ठीक है, स्टडी कर लेना। इससे आपका थ्रेडेड बाइनरी में ये पॉइंट है, इसको रीडिंग सिर्फ करनी है। ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपके MCQ रीडिंग करने से आपके MCQ जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं इंपॉर्टेंट नहीं था इस चैप्टर में। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके जी, लेक्चर 28 की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। कंप्लीट बाइनरी के अंदर भी आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी और कहा जाएगा इसका यहाँ कंप्लीट बाइनरी क्या होता है, इसका आपने अच्छे से कंसेप्ट के लिए कवर करना है। कंप्लीट बाइनरी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने फुलफिल करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है इस चैप्टर 28 का, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी क्या होता है, यहाँ पे आपको वो भी मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें, ये आगे जी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी। तो दोस्तों ये आपकी डेफिनेशन, बेसिकली ये 2 पॉइंट हैं, ये कंप्लीट बाइनरी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट बाइनरी की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपने 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये देखें लिखा हुआ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्लीट बाइनरी, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं कंप्लीट बाइनरी, इसमें से आपका MCQ बन के आ सकता है। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट बाइनरी के अंदर जो है हम किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है 2n, उसका फार्मूला होता है 2n। अगर आपने किसी कंप्लीट बाइनरी के अंदर किसी भी नोड का राइट चिल्ड्रन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है 2i+1, और अगर आपने किसी भी नोड का पेरेंट फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है i/2। तो ये इंपॉर्टेंट 3 जो है वो MCQs थे आपके, इंपॉर्टेंट 3 MCQs थे, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। तो कंप्लीट बाइनरी क्या था, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके 3 इंपॉर्टेंट MCQs ये मैंने आपको करवा दी। लेक्चर 29 की बात करें तो लेक्चर 29 के अंदर दोस्तों सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है लेक्चर 29, 30, 31 एंड 32। ये चारों लेक्चर्स जो हैं 29 से लेकर 32 तक, इन 4 लेक्चर्स में सिर्फ एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का नाम है हीप क्या होता है ये आपने करना है। उसके बाद हीप को कैसे बिल्ड करते हैं अरे के अंदर भी और ट्री के अंदर भी, ये मैंने आपको अपने लेक्चर में करवाया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैक्स हीप क्या होता है, उसके दोनों मेथड्स इंसर्ट मेथड और बिल्ड हीप मेथड, वो दोनों करने हैं आपने। उसके बाद मिन हीप मेथड क्या होता है और उसके दोनों मिन हीप क्या होता है, उसके दोनों मेथड्स इंसर्ट मेथड और बिल्ड हीप मेथड, ये करना है। तो यानी ये जो लेक्चर है लेक्चर 29 से 32 तक, इन चारों लेक्चर में सिर्फ यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, हीप, मैक्स हीप और मिन हीप, तो ये 3 टॉपिक्स विद मेथड्स, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हर पेपर में आते ही आते हैं। ये हीप का एक लैंग्वेज तो मस्ट आएगा, ये आएगा आपको इंशाल्लाह, तो ये आपने करना है। उसके बाद ये देखें ये डेफिनेशन लिखी हुई है हीप की, तो ये डेफिनेशन कर लेनी है आपने हीप की। नेक्स्ट अगर चलें तो यहाँ भी ये क्या जी, ये दोस्तों ये हीप की अगेन डेफिनेशन है, ये भी आप कर ऊपर से कर लो, चाहे ये नीचे वाली कर लो, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो हीप की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये क्या जी, ये दोस्तों ही मैक्स हीप क्या है, मैक्स हीप की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है जी। तो ये मैक्स हीप की डेफिनेशन आपने यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद मैक्स हीप वो मैंने आपको बता दिया, मैक्स हीप कैसे बनाते हैं वो तो सारा आपको मैंने लैंग्वेज में बता दिया। मैक्स हीप, मिन हीप और हीप, ये तीनों इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं आपके, तो ये तीनों आपने अच्छे से जो है वो कवर कर लेने हैं। मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपको सारा जो है करवाया हुआ है, प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ कंप्लीट A to Z। ओके जी, लेक्चर 20 दोस्तों अगर हम 30 के अंदर आए तो 30 के अंदर वही जैसे कि होता है मिन हीप, तो मिन हीप के अंदर कैसे वैल्यू डिलीट करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ट्री के अंदर जाकर प्रैक्टिकली, तो वो भी आपने अच्छे से कर लेना है। तो इस लेक्चर 30 का जो है इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिलीटिंग फ्रॉम अ मिन हीप। उसके बाद मिन हीप की ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दे दी है, मिन हीप क्या होता है ये आपने डेफिनेशन यहाँ से मैंने जो लिखी है इसको अपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बाकी सारे वही कंसेप्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें यह है कि आगे जी डिलीटिंग फ्राम अ मिन हीप, डिलीट मिन, तो ये मतलब डिलीटिंग फ्राम अ मिन हीप को दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में डिलीट मिन भी कहते हैं। मतलब ये वो मेथड है जो हमारी मिन हीप में से जो मिन हीप है उसमें से नोड जो है वो डिलीट करता है। समझ आएगी बात की, तो ये वो मेथड का नाम है, तो आपने ये टॉपिक करना है। उसके बाद ये देखें ये आपने पढ़ लेना है, इन 2 पॉइंट्स को पढ़ लेना है, आपको समझ आ जाएगी कि डिलीट मिन हीप कैसे काम करता है। डिलीट अ मिन फ्राम मिन हीप,
ओके जी। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बिल्डिंग हीप के मतलब हीप को बिल्ड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद लेक्चर 31 की बात करें तो लेक्चर 31 के अंदर दोस्तों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही जो पीछे वाले मैंने आपको बताया था लेक्चर 29 के अंदर जो कंसेप्ट बताया हीप क्या होता है और मैक्स हीप, मिन हीप, वही कंसेप्ट जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे लेक्चर 39 के अंदर नया कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वही पीछे वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अदर मेथड्स जो कि हैं आपके हीप से रिलेटेड, उनको आपने ये स्टडी कर लेना है। डिक्रीज़ की क्या होता है, ये एक मेथड है, ये क्या करता है, ये नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ज़रूर आता है कि पर्कुलेट अप जो है ये किस लिए यूज़ होता है दोस्तों। पर्कुलेट अप जो है वो मिन हीप के लिए यूज़ होता है, पर्कुलेट डाउन जो है ये मैक्स हीप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने कर लेने हैं कि पर्कुलेट अप मेथड जो है फंक्शन जो है वो मिन हीप के लिए यूज़ होता है, पर्कुलेट डाउन जो है वो मैक्स हीप के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया साथ। उसके बाद दोस्तों ये इंक्रीज़ की फंक्शन क्या होता है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये रिमूव मेथड क्या होता है हीप के अंदर, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। तो जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं उनको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद ये आपने छोड़ देना, इसमें से आप ना करें। ये आप तब करो कोड जब आप CS 301 प्रैक्टिकल का पेपर दे रहे हो। ओके जी। उसके बाद लेक्चर 32 की बात करें तो इसमें भी दोस्तों कोई चीज़ नई नहीं है, वो जैसे मैंने आपको देखें स्टार्टिंग में बता दिया था कि लेक्चर 29, 30, 31 एंड 32 इन चारों के अंदर सिर्फ एक ही कंसेप्ट है और वो है जी हीप से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट आपने अच्छे से प्रैक्टिकली जो है कवर कर लेने, तो आपके 29, 30, 31 एंड 32 के सारे चारों लेक्चर कवर हो जाएंगे। और इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक पक्का ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, ये पक्की बात है। उसके बाद बिल्ड हीप इन लीनियर टाइम, इसके लिए ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ये आपने लाइन पढ़ लेनी है कि मतलब आपका जो बिल्ड हीप होता है दोस्तों ये आपका वर्क करता है बेटर दैन टू एन लॉग विद बेस टू एन से। ठीक है। उसके बाद थ्योरम, एक थ्योरम है, इस थ्योरम के अंदर दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट 2 एमसीक्यूज़ हैं। वो क्या है ये देखें, कहता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स एन इक्वल टू, मतलब कहता है आपकी जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं उसको फाइंड करने का जो फार्मूला वो है जी 2 की पावर h+1 -1, और जो आपकी हाइट किसी भी ट्री की जो हाइट होती है, ठीक है, उसको कहता है फाइंड करने का फार्मूला होता है n - h-1। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं दोनों, इसको हाईलाइट मतलब हाईलाइट नहीं करना आपने, हाईलाइट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, इसको आपने अच्छे से रेडी कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये जो है ना आपको डार्क एनर्जीज़ क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको पता है डार्क एनर्जीज़ क्या होते हैं। डार्क एनर्जीज़ फाइंड करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आ सकता है कि डार्क एनर्जीज़ फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला मतलब सॉल्व भी करके दिखाया था। उसके बाद लेक्चर 33 आ गया। लेक्चर 33 के अंदर दोस्तों आपका 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला जी हीप सॉर्ट कैसे करते हैं, उसका कंप्लीट आपको ड्राई रन मतलब उसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। उसके बाद डिसजॉइंट सेट ADT क्या होता है, ये आपको अच्छे से कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन यानी टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा इसमें कोई चीज़ हाईलाइट अगर मैंने की हो तो वो आपको बता देता हूँ, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी चीज़ MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर 33 पे आ गए हैं, 34 पे आ गए हैं। 34 के अंदर दोस्तों फिर 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन और डायनामिक इक्विवेलेंस प्रॉब्लम, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो उसमें ये उसकी डेफिनेशन है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपने विद प्रूफ जैसे मैंने करवाई थी वैसे आपने पेपर में करनी है, बस यही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का बस यही लैंग्वेज था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी, ये देखें डायनामिक इक्विवेलेंस प्रॉब्लम की, तो ये डायनामिक इक्विवेलेंस प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली आपको ना डिफरेंट वैल्यूज दी जाएंगी और आपको उनके दरमियान रिलेशनशिप बताया जाएगा। आपने क्या करना है, इस तरह ट्री के अंदर बयान करना होगा कि मतलब किसका किससे रिलेशनशिप है। तो जितनी वैल्यूज गिवन हो उतनी ही रोज़ बना लेती हैं और उतने ही कॉलम बना लेते हैं, ये मैंने आपको सारा सिखाया था। ये है डायनामिक इक्विवेलेंस प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों ये आपको इस तरह से रिलेशन दिए जाएंगे पेपर में, इस तरह रिलेशन दिया जा सकता है और आपको कहा जाएगा कि ड्रा रिलेशन डायग्राम। तो आपने इस तरह इन रिलेशन को देखते हुए जो है ये रिलेशन डायग्राम ड्रा करनी है, ये मैंने आपको करनी सिखाई हुई है, ये आपने कर लेनी है। बस इस चैप्टर में यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी बस, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर चले दोस्तों हम लेक्चर 35 के अंदर दोस्तों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर 35 के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे एक कंसेप्ट था यूनियन लेने का, वो मैंने आपको, ये चाहे आप यहाँ से ना करें वो नीचे वाला कर लें। आप यहाँ पे लेक्चर 35 को चाहे आप स्किप कर दें ना करें इसको, ठीक है। यहाँ से लास्ट वाले ये जो पॉइंट है ये बस पढ़ लेना एक दफ़ा। लेक्चर 35 के अंदर ये जो लास्ट पॉइंट है हाईलाइट किया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। लेक्चर 36 की बात करें तो दोस्तों इसमें 2 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, एक है यूनियन बाय साइज़ और एक है यूनियन बाय हाइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इस लेक्चर 36 के, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ये लैंग्वेज ना ये पूरे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ मैं, यूनियन बाय साइज़
तो यूनियन बाई साइज़ का दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यूनियन बाई साइज़ का सबसे पहले आपने ये थ्योरी पढ़ लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि यूनियन बाई साइज़ का दूसरा नाम क्या होता है, यूनियन बाई हाइट, सॉरी यूनियन बाई वेट। यूनियन बाई साइज़ का दूसरा नाम है यूनियन बाई वेट। तो ये आपने इसका एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद यूनियन बाई साइज़ है, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, क्या बोला, एनालिसिस ऑफ यूनियन बाय साइज़। कहता है जो आपने अभी भी यूनियन बाय साइज़ किया उसका एनालिसिस करके दो। तो उसका एनालिसिस अगर दोस्तों एनालिसिस करें तो उसका जो टोटल टाइम आता है वो कितना आता है, log विद बेस 2n। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि यूनियन बाय साइज़ का टोटल टाइम कितना लगता है, तो log विद बेस 2n। उसके बाद यूनियन बाई हाइट है। यूनियन बाई हाइट कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी मैंने आपको कंप्लीट सिखाया हुआ है। सो इसमें बस यही आपने कंसेप्ट करना था यूनियन बाई हाइट का। बस ये देखें, ये जो डायग्राम है, ये सारी डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई हैं। सो दोस्तों अगर हम लेक्चर नंबर 37 की बात करें तो लेक्चर नंबर 37 के अंदर जो है आपके दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जस्ट कंसेप्ट की हद तक आप इसको देख सकते हैं। एक है जी इमेज सेगमेंटेशन क्या होती है, और एक सूडो कोड ऑफ मैज गेम जनरेशन। ठीक है जी, तो ये दोनों कंसेप्ट सिर्फ आपने स्टडी के हद तक, मतलब स्टडी के हद तक है ना, रीडिंग मटेरियल के हद तक सिर्फ करें इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि पेपर में मतलब आने के चांस हैं इसके, या ये बहुत कम है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें 50,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया ना, तो उसमें से, या फ़र्ज़ करें उसमें 100 बच्चों को सिर्फ ये आ सकता है ये क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये लेक्चर 37 इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हाँ एक कंसेप्ट क्या था इसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर, क्योंकि पता नहीं चलता कि किसी की किस्मत माड़ी भी होती है मेरी तरह। ठीक है, तो वो जो है ना वो ये ना वो ना करे और पेपर में आ जाए। तो कुछ स्टूडेंट मतलब ऐसे बहुत कम होंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो बाकी इसको आप करिएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं, मेरे शार्ट लेक्चर से कर लीजिएगा। बाकी ये नहीं आप कह सकते कि मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। तो लेक्चर 37 समझे बेकार है, इसमें से आप सिर्फ इसको जस्ट 2 या 3 मिनट के अंदर बस अपना कंसेप्ट क्लियर करें। उसके बाद बस यहाँ पे मैच गेम एग्जांपल के ये कुछ पॉइंट हैं, ये बस पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैच गेम का दोस्तों ये कोड है, इस कोड को भी आपने एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है, क्योंकि ये कोड पेपर में आ सकता है, अगर आना हुआ तो आ सकता है। ये बस आपने इसको एक दफ़ा कर लेना है। उसके बाद इसमें से कुछ भी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर 38 की बात करें तो लेक्चर 38 के अंदर दोस्तों हमारा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ शॉर्ट के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखें, पहले टेबल की डेफिनेशन है, आपने इसको कर लेना है। उसके बाद टेबल के अंदर जो है फील्ड्स, कॉलम्स को हम फील्ड्स कहते हैं, ये आपने तो मतलब ये जो हाईलाइट किया है इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे ये देखें टेबल है, उस टेबल के अंदर 3 फील्ड्स हैं, एक नेम है, एड्रेस है और फ़ोन है, इसको कहते हैं कॉलम्स या फील्ड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन टेबल एडीटी। हमारे पास टेबल जो एडीटी होता है उसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक इंसर्ट ऑपरेशन होता है जो कि हम वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने हाईलाइट साथ किया हुआ। उसके बाद फाइंड जो कि सर्चिंग करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद रिमूव जो कि हमारी कोई भी जो वैल्यूज़ है वैल्यू उसे रिमूव करने के लिए हमें उसे यूज़ करते हैं। समझ लगी बात की। उसके बाद अनसॉर्टेड सीक्वेंशियल अरे कौन सी होती है, डाटा इन लीनियर ऑर्डर बट नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब दोस्तों अनसॉर्टेड सीक्वेंशियल अरे वो होती है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कहता है जिसमें जो आपका डाटा होता है ना वो एक सीक्वेंस होता है, मतलब ऐसे एक लीनियर ऑर्डर के अंदर, लीनियर कहते हैं एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो डाटा तो आपका इसके अंदर लीनियर में होता है, लेकिन सॉर्टेड नहीं होता, अनसॉर्टेड होता है। मतलब अनसॉर्टेड समझ ना, रैंडम, मतलब जैसे पहले 2 फिर 1 फिर 0 फिर 12, मतलब रैंडमली वैल्यू होती हैं, कोई मतलब सॉर्ट नहीं हुआ होता, लेकिन एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस के साथ है, मतलब एक लीनियर ऑर्डर के अंदर। उसके बाद अगर हम दोस्तों सॉर्टेड सीक्वेंशियल अरे की बात करें तो ऐसी अरे जिसमें डाटा जो है वो सॉर्टेड भी होता है और लीनियर भी होता है, मतलब एक सीक्वेंस भी होता है और सॉर्टेड भी, मतलब सॉर्टेड मीन 1 2 3 4 ऐसे सॉर्टिंग हुई होती है डाटा की, तो उसको कहते हैं सॉर्टेड सीक्वेंशियल अरे। उसके बाद बाइनरी सर्च क्या है, बाइनरी सर्च का आपने ये जो कंसेप्ट मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ लेना है। बाकी बाइनरी सर्च दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन ये अगले चैप्टर में जाके आएगा, यहाँ बस इसकी डेफिनेशन थी वो आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लेक्चर 39 की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बाइनरी सर्च, और दूसरा स्किप लिस्ट। लेकिन स्किप लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना आपने इसको भी, स्किप लिस्ट को भी करना है, लेकिन बाइनरी सर्च को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है आपने। ठीक है, तो आप आ जाएँ इसमें। तो बाइनरी सर्च का सबसे पहले आपने ये जो थ्योरी है इसको हाईलाइट कर लेना, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर ये जो इसका बेसिक कोड है छोटा सा, ये आपने इसको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद ये 3 एग्जांपल है बाइनरी सर्च की, ये आपने तीनों करनी है। ठीक है, तीनों करनी है ताकि आपको तीनों तरह से एंगल, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 तीनों करनी है, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी सर्च का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसको आपने नहीं छोड़ना, इसको आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बाइनरी सर्च कोड की, इसको आपने कर लेना है, एक दफ़ा रीड कर लें
CS 301 प्रैक्टिकल के पेपर में आएगा इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन यहाँ पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इसको इसलिए आपने इसको छोड़ना लेकिन नहीं है, इसको पढ़ लेना एक दफ़ा अच्छे से कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये इसका बाइनरी सर्च का जो है वो ट्री की फॉर्म में इसकी डायग्राम है, ये आपने कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की एफिशिएंसी की, तो दोस्तों ये कितना टाइम लगाता है, ये log विद बेस 2 n टाइम लगाता है बाइनरी सर्च, तो इसका आपने ये MCQs कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट स्किप लिस्ट की, तो स्किप लिस्ट के ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, इसमें से आपके तकरीबन 5 से 6 MCQs बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं स्किप लिस्ट से रिलेटेड। तो स्किप लिस्ट के इंपॉर्टेंट ये MCQs हैं, जबकि इसका जो ड्राई रन मतलब ये जो इसकी डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, तो आप इसको करना ज़रूर है, लेकिन इतना डीपली नहीं करना, मेन पॉइंट बस कंसेप्ट इसका लेना। उसके बाद ये भी इसके 3 थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। ये सारी वो बातें जो मैंने आपको अपनी लेक्चर में कवर करवाई हैं। उसके बाद लेक्चर 40 अगर बात करें, तो लेक्चर 40 के अंदर दोस्तों आपका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो स्किप लिस्ट से अगेन रिलेटेड ही है। सो आपने इसमें भी जो है ये ज़्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं देनी, सिर्फ लाइट सा इसको कंसेप्ट ले लेना कि जो है वैल्यू कैसे इंसर्ट की जाती है स्किप लिस्ट में, कैसे डिलीट की जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बस आपने लेना है स्किप लिस्ट का, बाकी इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि आपने डीपली इसको पढ़ना है। तो ये देखें बस आपको यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर सिर्फ यही कंसेप्ट आपने लेना है कि डायग्राम के अंदर कैसे इंसर्ट करनी है वैल्यू, कैसे डिलीट करनी है, बस, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर 41 की अगर बात करें, तो इसमें हैशिंग क्या है, इसको आपने अच्छे से करना है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ हैशिंग कैसे की जाती है प्रैक्टिकल, उसको आपने करना है। कोलिजन जब अक्कर होती है तो कोलिजन अक्कर होने में हम कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, तो ये मतलब हैशिंग वाला जो पूरा कंसेप्ट ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने नहीं छोड़ना है, इसको आपने ज़्यादा डीपली करना है। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वाड नोड क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है, 3 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें आगे हैशिंग क्या होती है, हैशिंग ये इस आपने कंसेप्ट पढ़ लेना है, कंसेप्ट इसका थ्योरेटिकल है। उसके बाद ये हैशिंग कैसे की जाती है, ये इसका फार्मूला है, मतलब इसकी डायग्राम आप कह सकते हो, इसको ये करनी है आपने ज़रूर। और उसके बाद हैशिंग की कैसे जाती है, एग्जाम्पल ऑफ हैशिंग मतलब हैशिंग की कैसे जाती है, ये आपने प्रैक्टिकल करना है सर करके, अगर पेपर में आता है तो प्रैक्टिकल आपने करके दिखाना है। इसमें आप 2 टाइप होती हैं, एक होती है ओपन हैशिंग और एक होती है क्लोज हैशिंग। ओपन हैशिंग को हम जो है क्लोज एड्रेसिंग भी कहते हैं, और क्लोज हैशिंग को हम ओपन एड्रेसिंग भी कहते हैं। तो ये आपने अच्छे से इसकी जो टाइप्स हैं ये भी अच्छे से करनी है विद प्रैक्टिकल। तो ये सारी टाइप्स और हैशिंग को आपने अच्छे से कंप्लीट सारा करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। उसके बाद देखें ये वही आ गया 42 के अंदर, कोलिजन क्या होती है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये बेसिकली वही हैशिंग का पार्ट है। और उसके बाद लीनियर प्रॉबिंग, ये बेसिकली टाइप है हैशिंग की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपने 41 एंड 42 के अंदर जो हैशिंग का कंप्लीट कंसेप्ट है, इसको आपने नहीं छोड़ना, कंप्लीट A to Z करना। उसके बाद ये कोलिजन क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन है, नीचे भी डेफिनेशन आगे आएगी, आप ये वाली डेफिनेशन कर लो या नीचे वाली ये कर लो, ये देखो ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है कोलिजन की, ठीक है। कोलिजन क्या होती है ये इसकी डेफिनेशन। उसके बाद दोस्तों ये आपकी जब कोलिजन अक्कर होती है तो उसके कितने तरह के सोल्यूशन होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन लिखे हुए हैं। तो ये वो आपने सिनेरियो कर लेने हैं कि सोल्यूशन नंबर 1 क्या होता है, सर्च फॉर एन एम्प्टी लोकेशन, कि हम एम्प्टी लोकेशन सर्च करते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये होता है, ठीक है, सेकंड हैश फंक्शन, और तीसरा ये सोल्यूशन होता है। तो ये आपने जो है जब कोलिजन अक्कर होती है तो कितनी तरह के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, ये आपने कर लेने हैं। 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, MCQs में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में कि कोलिजन को हैंडल करने के कितने सोल्यूशन होते हैं और उनके नाम बताएं, तो वो आपको 3 नंबर में यहाँ तो शॉर्ट में आ सकता है या MCQs में। उसके बाद लीनियर प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है। लीनियर प्रॉब्लम कैसे की जाती है, ये मैंने आपको अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, तो आपने वहाँ से कंसेप्ट जो है वो कर लेना है कंप्लीट सारा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये लास्ट पे कुछ इंपॉइंट्स हैं कि एडवांटेजेस ओवर ओपन एड्रेसिंग, के जो हमारे पास क्लोज, ये बेसिकली बोला किसके एडवांटेज हैं, ये एडवांटेज हैं जनाब क्लोज एड्रेसिंग के, कि क्लोज एड्रेसिंग के एडवांटेजेस ओवर ओपन एड्रेसिंग। और उसके बाद ये क्लोज एड्रेसिंग के डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना, ये आपको 3 नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद लेक्चर 43 के अंदर दोस्तों कुछ भी लैंग्वेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सेम हैशिंग वाले कंसेप्ट हैं। तो हैशिंग वाले जैसे मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि हैशिंग वाला कंसेप्ट आपने पूरा करना है। हैशिंग क्या होती है, हैशिंग की टाइप्स करनी है आपने, कोलिजन क्या होती है, और उसके बाद हैशिंग के जो है आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, या इसमें से कोई MCQ आ सकता है, तो वो आपने करने हैं। यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ सारा। देखिए सबसे पहले है जी हैशिंग की एप्लीकेशन, मतलब हैशिंग के इस्तेमालात। तो पहला इस्तेमाल ये है, ये पहला इस्तेमाल है हैशिंग का, ठीक है जी, इसको आपने करना है। ये हैशिंग का दूसरा इस्तेमाल है, यानी दूसरी एप्लीकेशन है। ये हैशिंग का तीसरा इस्तेमाल है, तीसरी एप्लीकेशन उसकी, और ये चौथा इस्तेमाल है उसका। तो ये इस्तेमाल आपने हैशिंग कर लेने हैं। उसके बाद व्हेन हैशिंग इज़ सूटेबल, ये आपको 3 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि हैशिंग कब सूटेबल होती है। तो ये आपका सोल्यूशन है, ये आंसर लिखा हुआ है इसका कि हैशिंग कब सूटेबल होती है और कब सूटेबल नहीं होती।
ठीक है जी, ये आपने निकाल लेना है। उसके बाद सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद सॉर्टिंग सॉर्टिंग कहते हैं किसको है, तो ये देखें ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो अनसॉर्ट हैं, ये देखें रैंडम वैल्यू हैं, और जब उनको सॉर्ट किया तो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये आपने ये डायग्राम आपको समझा रही है कि सॉर्टिंग होती क्या है, क्या चीज़ है। उसके बाद दोस्तों एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, हमारे पास सॉर्टिंग के डिफरेंट कुछ एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। वो आपने तीनों एल्गोरिदम जो है अच्छे से ड्राई रन के करने हैं, कोड चाहे ना करें, क्योंकि CS301 के लिए कोड ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ CS301P के लिए कोड बड़े ज़रूरी हैं। तो अगर तो आप CS301 का पेपर देने लगे तो फिर आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इनके सिर्फ ड्राई रन मतलब इनकी डायग्राम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है और बबल सॉर्ट क्या होती है, तीनों के आपने डेफिनेशन, इनका ड्राई रन और इनके जो है वो एनालिसिस। और एक और चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे लास्ट पे, इनका ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये देखें, ये यहाँ पे जाके लेक्चर 40, ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 40, हाँ लेक्चर 44, लेक्चर 44 के अंदर ये तीनों की ड्राई रन है, सिलेक्शन सॉर्ट का, इंसर्शन सॉर्ट का और बबल सॉर्ट का। उसके बाद इनका एनालिसिस भी है, मतलब रनिंग टाइम कितना टाइम लगाते हैं ये तीनों का दोस्तों टाइम सेम ही है। एक बात याद रखना, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट तीनों का सेम टाइम होता है। कितना टाइम होता है इन तीनों का, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। ये देखें आने का यहाँ पे, ये देखें एन का स्केयर, ठीक है। तो मतलब आपका सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट तीनों का सेम रनिंग टाइम होता है कितना, एन स्केयर। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग आपका MCQs है। उसके बाद ये इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद उसका ड्राइव आपने ये कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट में इसका एनालिसिस, इसका भी कितना होता है, ये देखें एन स्केयर, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर, ठीक है। तीनों का सेम होता है। उसके बाद बबल सॉर्ट आ गई है, बबल सॉर्ट की ये डेफिनेशन, ये उसके स्टेप्स हैं। उसके बाद ये नीचे उसकी डायग्राम है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद उसका रनिंग टाइम भी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर, ये देखें ऑर्डर ऑफ एन स्केयर, ठीक है जी। लेक्चर 44 ख़त्म। उसके बाद दोस्तों ये एक टेबल है, इसको आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा, इस टेबल को आपने पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिदम भी हैं जिनके ऊपर कितना टाइम लगता है, n इंटू लॉग विद बेस 2n। अब हमारे पास वो एल्गोरिदम जिनके ऊपर n लॉग विद बेस 2n टाइम लगता है, वो कौन कौन से हैं, वो 3 एल्गोरिदम है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ये आपने अच्छे से कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो ऊपर तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, कौन से बोला, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, उनके ऊपर कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर। और ये जो तीन हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट, इन तीनों के ऊपर सेम टाइम लगता है कितना बोला, ऑर्डर ऑफ n लॉग विद बेस 2n, ठीक है। तीनों के ऊपर ये सेम टाइम लगता है। ये इंपॉर्टेंट दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना MCQ होते हैं। तो आपसे पूछ रहा था पेपर में कि मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लगाता है, क्विक सॉर्ट का, तो इन तीनों का सेम है और ऊपर वाली तीनों का सेम था टाइम, ठीक है जी। तो ये आपने अच्छे कहा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे लेक्चर 45 के अंदर मर्ज सॉर्ट को करना अच्छे से, कि मर्ज सॉर्ट कैसे की जाती है, उसका ड्राई रन पूरा, मतलब उसकी डायग्राम। उसके बाद क्विक सॉर्ट कैसे की जाती है, उसका डायग्राम पूरी। तो दोस्तों जब ये कर लोगे आप, तो चले जी, आपके जो कंप्लीट CS301 की प्रिपरेशन थी वो मैंने आपको 100% करवा दी है। चलें अब बात करते हैं CS301P की। तो CS301 वाले जो हैं वो जा सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन 100% मैंने करवा दी है। अब CS301 अगर प्रैक्टिकल CS301P की बात करें दोस्तों, इसमें आपको मैं वो टॉपिक बताता हूँ CS301 के जो आपके लेक्चर 1 से लेकर 45 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनमें से आपको पेपर 100% आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अगर आप ये मेरे कंसेप्ट कर ले, जो अब ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ, CS301 प्रैक्टिकल की, तो आपकी ये प्रिपरेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो CS301P पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पेपर देने जा रहे हैं। उसमें पहला कंसेप्ट है जी एरे का। दोस्तों आपने क्या करना है, अच्छा इसमें ना आपने सारी कोडिंग करनी है। कंसेप्ट जो करने थे वो मैंने आपको बता दिया, MCQs टाइप यहाँ से, ठीक है। जो अभी मैंने प्रिपरेशन करवाई है, उस प्रिपरेशन के अंदर आपको MCQs शॉर्ट मैंने आपको बता दी हैं। अब लॉन्ग के लिहाज से आपने यहाँ पे कोडिंग करनी है सारी, ठीक है जी। तो कोडिंग आ जा सकती है आपको, या आपको आउटपुट फाइंड करने के लिए दी जा सकती है CS301P के अंदर। सो आपने ये सारे कंसेप्ट का लेने हैं। एरे क्या है, उसमें ये एरे के अंदर इंजर्शन कैसे की जाती है, डिलीशन, सर्चिंग कैसे की जाती है, सॉर्टिंग कैसे की जाती है। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट की आपने टाइप्स करनी है सारी। लिंक्ड लिस्ट के अंदर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट अच्छे से आपने करनी है। उसके बाद स्टैक आपने करना है। स्टैक वाला कंसेप्ट क्या है, स्टैक विद अरे करना है आपने, और स्टैक विद लिंक्ड लिस्ट, ये वो कंसेप्ट है जो कोडिंग के साथ आपने करने हैं। इनका कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बताता हूँ कैसे, कहाँ से आपको कोड मिलेगा। ये इन सब टॉपिक का कोड आपको स्टेप बाय स्टेप बनाया मिलेगा, रेडीमेड मिलेगा। आपने सिर्फ उसको अच्छे से रटा लगा ले मेरी तरफ से। अगर नहीं समझ आएगी तो रटा लगा लेना उस पूरे कोड को, ठीक है। सारे टॉपिक के आप कोड मिलेंगे। क्यूज़ विद अरे और क्यू विद लिंक लिस्ट, ये टॉपिक आपने कंप्लीट करना है विद कोड। उसके बाद ट्री के अंदर सिर्फ आपने ट्री की ट्रेवर्सलिंग करनी है। मतलब ट्री के 3 तरह की ट्रेवर्सलिंग होती है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये तीनों ट्रेवर्सलिंग टेक्निक जो है ट्री की, आपने इनको अच्छे से जो है वो विद कोड कर लेना है, और ये कोडिंग आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद कहाँ से मिलेगी वो भी बताऊंगा। उसके बाद हीप दोस्तों क्या होता है, हीप के अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, परकुलेट डाउन का कोड, परकुलेट अप का कोड। तो ये चारों कंसेप्ट आपने हीप सॉर्ट के अंदर कर लेने हैं।
तो इसका आप भी कोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद हैश टेबल के अंदर आपने कोड नहीं करना, सिर्फ हैश का आपने हैश टेबल का सिर्फ आपने कंसेप्ट अच्छे से पूरे डायग्राम के थ्रू जो मैंने आपको अभी बताया था वो आपने अच्छे से सारा करना है। उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम करने हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर दोस्तों आपने इन सब का कोड करना है, बबल सॉर्ट का, इंजर्शन सॉर्ट का, सिलेक्शन सॉर्ट का, मर्ज सॉर्ट का और क्विक सॉर्ट का, इन सब का कोड आपने अच्छे से करना है। उसके बाद सर्च अगर एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें दो सर्च एल्गोरिथम है, एक है सिक्वेंशियल सर्च और एक है बाइनरी सर्च। इन दोनों का आपने कोडिंग अच्छे से कर लेनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया CS 301 प्रैक्टिकल के, इन तमाम के तमाम का कोड जो देखें ये सारे कोडिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। ये सारी की सारी कोडिंग मैं अपनी वेबसाइट पे इस कोड वाले पेज के ऊपर, मतलब ये जो कोड वाला ऑप्शन है, इस कोड वाले जब ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे मैं ऊपर लिख दूंगा, हेडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वो आपने वहाँ जाना है और जाकर वो सारी की सारी कोडिंग अगर आज आपको यहाँ पे भी ना अवेलेबल हुई तो इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स जितने भी CS 301P के जितने भी टॉपिक बताए इन सब का कोडिंग जो है वो आपको यहाँ पे कोड वाले ऑप्शन पे आओगे जब, तो इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम तक इंशाल्लाह आपको मस्ट जो है वो कोडिंग सारी मिल जाएगी, हर टॉपिक की अलग अलग आपने उन सबको अच्छे से कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है CS 301 प्रैक्टिकल के लिहाज से। और ये जो मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई है 19 से लेकर 45 तक, इसमें MCQ शॉर्ट आपके दोनों सब्जेक्ट के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट थे, जो लॉन्ग थे वो भी बल्कि सारे इंपॉर्टेंट थे CS 301 के लिए भी और CS 301P के लिए भी। लेकिन अगर आप सिर्फ CS 301 की बात करो तो CS 301 की जो मैंने सिर्फ आपको प्रिपरेशन अभी भी करवाई है हैंड आउट से, वो सारी आपने अच्छे से कर देनी है तो आपके 100% इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।